हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण में सबसे पहले नाम फ्लोरेंस नगर का आता है। फ्लोरेंस नगर इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए फ्लोरेंस नगर इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम है दांते का। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म फ्लोरेंस नगर, इटली में दांते का जन्म हुआ था। दांते का जन्म कहाँ पे? तो फ्लोरेंस नगर, इटली में हुआ था, और इसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो ये दांते की रचना है। किस भाषा में है ये? तो ये टस्कन भाषा में है। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है इसमें पेट्रॉक का। तो पेट्रॉक भी आपका इटली का निवासी था। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। और ये कहाँ का था? तो ये इटली का निवासी था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें नाम आता है बोकेसियो का। इंपॉर्टेंट है बोकेसियो। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इसकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकामेरॉन। डेकामेरॉन किसकी रचना है? तो बोकेसियो की यह रचना है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं माकियावेली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी माकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किससे माना जाता है? तो माकियावेली को माना जाता है। माकियावेली कहाँ का था? तो फ्लोरेंस नगर, इटली का था। माकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस किसकी रचना है? तो ये माकियावेली की रचना है, द प्रिंस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो माकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार हैं लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों का नाम। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये क्या थे? तो इटली के क्या थे? कलाकार थे। इनके बारे में देखते हैं। लियोनार्दो दा विंची ये चित्रकार था, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। ये लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। द लास्ट सपर और मोनालिसा ये किसकी कृति है? तो ये लियोनार्दो दा विंची की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, दोनों ध्यान रखिएगा। द लास्ट सपर और मोनालिसा किसका है? तो ये विंची की है। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका चित्रकार, मूर्तिकार और चित्रकार था।
द लास्ट जजमेंट। देखिए ये द लास्ट जजमेंट है ये, ठीक है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन ये किसकी कृति है? तो ये माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए। सिस्तान के गिरजाघर में जो छत है उसमें माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन ये दोनों ध्यान रखिएगा, एंजेलो की है। ये देखिए द लास्ट सपर है, द लास्ट सपर ये विंची का है और द लास्ट जजमेंट ये एंजेलो का है, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला नाम है इसमें राफेल का, इंपॉर्टेंट है इनका भी नाम। इटली का चित्रकार था राफेल। सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। मेडोना का चित्र ये किसने बनाया था? तो राफेल ने बनाया था, इंपॉर्टेंट है। मेडोना का चित्र किसने बनाया था? तो राफेल ने बनाया था, ठीक है। इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है इसमें जियाटो का। जियाटो पुनर्जागरण में चित्रकला का जनक। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किससे कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला नाम है फ्रांसिस बेकन का। पुनर्जागरण का काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था फ्रांसिस बेकन। और ये कहाँ का था? ये ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड का था। ये भी पूछा जाता है कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। नेक्स्ट है, अगला नाम है इरासमस का। तो इरासमस जो आपका ये हॉलैंड का निवासी था, ठीक है, हॉलैंड का निवासी था। अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली, इंपॉर्टेंट है, द प्रेज ऑफ फॉली के व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। द प्रेज ऑफ फॉली ये किसकी रचना है? तो इरासमस की रचना है। और ये कहाँ का था? तो ये हॉलैंड का निवासी था, ठीक है। अगला नाम आता है टॉमस मोर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉमस मोर ये कहाँ का था? तो ये इंग्लैंड का लेखक था, ठीक है, इंग्लैंड का था। और अपनी पुस्तक यूटोपिया होगा यहाँ पे, ठीक है, यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। ये पूछा जाता है यूटोपिया किसकी रचना है? तो टॉमस मूर की रचना। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला नाम है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर की बात करते हैं तो मार्टिन लूथर कहाँ का था? ये ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी का था, जर्मनी का था मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक किससे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया था, ये भी पूछा था। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। अच्छा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रोजर बेकन। अगला नाम है रोजर बेकन का। तो रोजर बेकन कहाँ का था? तो ये इंग्लैंड का निवासी था। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो रोजर बेकन को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है धर्म सुधार आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक किससे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। और ये कहाँ का था? तो ये जर्मनी का था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, था जर्मनी का, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जॉन विक्लिक। जॉन विक्लिक को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। जॉन विक्लिक जो था इसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है और इसके अनुयायी क्या कहलाए? इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कब किया था? तो 1492 में इसकी खोज की थी। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी 1492 में से। अमेरिगो वेस्पुसी जो इटली का था के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिगो वेस्पुसी जो इटली का था के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगला है प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया, इंपॉर्टेंट है ये। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो मैगलन ने किया था। और ये कहाँ का था? तो ये स्पेन का निवासी था। नेक्स्ट है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, इंपॉर्टेंट है ये।
समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलन था। ठीक है, अगला है पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। सभी को पता होगा, पूछा जा चुका है प्रश्न ये। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने किया था? तो सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर, ध्यान रखिएगा, केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। केपलर ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। इन्होंने बताया कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। किसने बताया था? तो केपलर ने बताया था। नेक्स्ट नाम आता है न्यूटन का। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगा। इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? तो न्यूटन ने लगाया था। ठीक है, पुनर्जनन खत्म हो गया। अगला टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति देखते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये कहाँ का नारा था? तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। लुई 16वां के बारे में देखते हैं। लुई 16वां फ्रांस की राज्यक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ये पूछा जाता है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1789 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके समय में? तो लुई 16वां के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, लुई 16वां, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, लुई 16वां। इस समय फ्रांस में समानती व्यवस्था थी। उस समय जो है फ्रांस में क्या थी? समानती व्यवस्था थी और समाज 3 वर्गों में विभाजित था। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये लुई 14वां का है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका लुई 16वां है, ये लुई 14वां की बात हो रही है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसने कहा था? तो ये लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, लुई 14वां। वर्साय के शीश महल का निर्माण तो लुई 14वां ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां ने इसका निर्माण करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो लुई 14वां ने इसको बनाया था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ध्यान रखिएगा, इसके पहले कौन था? तो लुई 14वां था। और एक उसके बाद कौन बैठा? तो उसके बाद 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा और इसी के समय फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लुई 16वां की पत्नी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, मेरी एंतवानेट जो है ये ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी और ये लुई 16वां की पत्नी थी। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। कब दिया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में। ठीक है, अगला नाम है बास्तिल का। इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा। बास्तिल, ये बास्तिल क्या है? ये फ्रांस का किला था। ठीक है, बास्तिल जो है फ्रांस का किला था। 14 जुलाई 1789, ये डेट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और बास्तिल के किले को तोड़कर हुई थी। ठीक है, 14 जुलाई 1789, डेट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसमें देखते हैं टैले। टैले क्या था? तो एक प्रकार का भूमि कर था टैले। देखिए, एक था आपका टाइथ। टाइथ क्या था? तो ये चर्च के द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, ये चर्च के द्वारा वसूला जाता था टाइथ, ये कर था ये भी। और एक आपका टैले, टैले या इसे ही टाइल कहा जाता है। ठीक है, टाइल या टैले, ये जो है डायरेक्ट राज्य के द्वारा लिया जाता है। ये सीधे राज्य को अदा किया जाता था ये कर। जो टाइथ था ये चर्च के द्वारा लिया जाता था, जो टैले था या टाइल था ये राज्य के द्वारा लिया जाता था। दोनों ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नाम आता है वाल्टियर का। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में टीआरई में।
फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। इंपॉर्टेंट है, TRE 2 में पूछा गया था इन तीनों का नाम, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। जो वाल्टेयर था ये चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेटर्स ऑन इंग्लिश। लेटर्स ऑन इंग्लिश ये किसकी रचना है? तो ये वाल्टेयर की रचना है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह यानी शेर का शासन उत्तम है, या किसने कहा था? तो ये वाल्टेयर ने कहा था। और वाल्टेयर की रचना लेटर्स ऑन इंग्लिश। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें नाम आता है रूसो का। इंपॉर्टेंट है रूसो भी। फ्रांसीसी क्रांति में रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं वाल्टेयर ने सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। इंपॉर्टेंट है ये। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जो है किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला नाम है मॉन्टेस्क्यू का। तो फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू, रूसो एवं वाल्टेयर ने सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है। और कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज, इसे ही स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसकी रचना है? तो ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? तो मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें नाम है हार्डर का। तो हार्डर फ्रांसीसी क्रांति में योगदान और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किससे माना जाता है? तो हार्डर को माना जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे? तो हार्डर को कहा जाता है। अगला नाम है नेपोलियन का। ठीक है। नेपोलियन के बारे में देखते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 इंपॉर्टेंट है। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसिल बना। इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसिल बना और 1802 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1802 में जीवन भर के लिए कौंसिल बना। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, 1799 में ये प्रथम कौंसिल बना, 1802 में जीवन भर के लिए कौंसिल बना और 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक फ्रांस का निर्माता। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी। अगला है, ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट है। ट्राफलगर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। किसके बीच? इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला है, नेपोलियन के बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था। अगला है, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया और जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। अगला है, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है ये,
यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः सम्राट फ्रांस का सम्राट बना। देखिए, नेपोलियन यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को 1813 में हराया। कहाँ पर? तो लिप्जिंग में हराया और बंदी बनाकर उसे एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु वह एल्बा से भाग गया और पुनः जो है फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट, अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815, इंपॉर्टेंट है ये, 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कहां पर भेजा था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा था। वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी और नेपोलियन लिटल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। ये भी जान के, नेपोलियन जो है आपका लिटल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन के पतन का कारण ये भी पूछा जाता है। तो नेपोलियन के पतन का कारण था उसका जो है रूस पर आक्रमण करना। ठीक है, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। इंपॉर्टेंट है, वियना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया था। और माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। इंपॉर्टेंट है ये, माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है ये किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। ठीक है, अगला है आपका रूसी क्रांति। देखते हैं, रूसी क्रांति में पहला नाम है रॉबर्ट ओवेन का। रॉबर्ट ओवेन जो है आपका ये वेल्स का निवासी था। ठीक है, वेल्स का निवासी था और समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किससे माना जाता है? प्रवक्ता तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और कहाँ का था? तो ये वेल्स का निवासी था। अगला नाम है कार्ल मार्क्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स कहाँ का था ये? तो ये जर्मनी का निवासी था। ठीक है, जर्मनी का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, ये पूछा गया प्रश्न है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसकी रचना है? ये कार्ल मार्क्स की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के मजदूरों एक हो या किसने नारा दिया था? तो ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, इनका साथी था फ्रेडरिक एंजल्स। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला नाम है सेंट साइमन का। तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे? तो सेंट साइमन को माना जाता है। अगला नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में होती है। इंपॉर्टेंट है ये, फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में, और 1884 में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आपका जारशाही। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो 1917 में यह समाप्त हुई। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है ये, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय इनकी हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट नाम है आपका लेनिन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल
डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था, एक आपका बोल्शेविक और दूसरा आपका मेंशेविक। ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक, और मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? तो अल्पसंख्यक। इसको भी ध्यान रखिएगा। 7 नवंबर 1917 इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। 7 नवंबर 1917। लेनिन ने चेका का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, लेनिन ने किसका गठन किया था? तो चेका का गठन किया था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती। इंपॉर्टेंट है ये। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अप्रैल थीसिस कब? तो 16 अप्रैल 1917। ये पूछा गया प्रश्न है। अला 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। इंपॉर्टेंट है, 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। इंपॉर्टेंट है, युद्ध का अंत करो। यह नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है आपका ट्राटस्की का नाम आता है, देखते हैं। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने किसका गठन किया था? तो लाल सेना का गठन किया था। और अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ट्राटस्की को माना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अन्य की बात करते हैं तो 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 1917 में हुई रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय इसका कारण था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की थी। अन्ना करेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। इंपॉर्टेंट है, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गनेव को माना जाता है शून्यवाद का जनक। ये भी इंपॉर्टेंट है। रूसी साम्यवाद का जनक तो आपका प्लेखानोव को माना जाता है रूसी साम्यवाद का जनक। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो टॉमस पेन की रचना है राइट्स ऑफ मैन। मदर की रचना तो आपका मैक्सिस गोर्की ने की थी मदर की रचना। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका औद्योगिक क्रांति देखते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश था और इसकी वजह से उसके पास कच्चा माल था और पूंजी थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडेम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडेम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली। उसके बाद 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। इंपॉर्टेंट है ये। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक एक नहर बनाई थी। ठीक है। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। सभी को पता होगा इसके बारे में। अगला, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का क्या था? प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कारों की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। तेज चलने वाला शटल, ये आपका इसका आविष्कार किसने? जॉन ने किया था 1733 में। स्पिनिंग जेनी, इंपॉर्टेंट है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने इसका आविष्कार किया था। कब? 1765 में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित जो था इसका आविष्कार तो रिचर्ड आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया था 1767 में। अगला आपका स्पिनिंग म्यूल, इसका आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था 1766 में। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला कारघा तो कार्ट राइट ने इसकी खोज की थी।
सेफ्टी लैम्प तो हम्फ्री डेवी 1815 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आपका इंग्लैंड की क्रांति, इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासन काल में 1642 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है किसके समय में, तो चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था। कब, 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है, देखिए गृह युद्ध की बात करते हैं तो चार्ल्स प्रथम, और इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी कब हुई थी, तो 1688 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो जेम्स द्वितीय उस समय इंग्लैंड का शासक था। दोनों को नाम ध्यान रखिएगा। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। सभी को पता होगा जो आपका 100 वर्षीय युद्ध था ये किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। देखिए इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इसको क्या कहा गया, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। नेक्स्ट आपका ट्यूडर वंश, इंपॉर्टेंट है ये। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो है एलिजाबेथ प्रथम थी किस वंश की थी, ये ट्यूडर वंश की थी। ठीक है, ट्यूडर वंश। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी चार्ल्स प्रथम को। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवलियर कहा गया। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को क्या कहा गया, तो कैवलियर कहा गया। और जो संसद के समर्थक थे उसे क्या कहा गया, उसे तो राउंड हेड्स कहा गया। दोनों ध्यान रखिएगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या इसका तात्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बढ़ गया। एक था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा आपका क्या था, धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्रों की बात करते हैं तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, तो जर्मनी ने किया था। ठीक है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जाता है, तो जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रिया शामिल था, हंगरी शामिल था, इटली शामिल था। और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस इसमें शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। ठीक है, काला हाथ। नेक्स्ट आपका रूस जापान युद्ध 1904-05 में। रूस जापान युद्ध 1904-05 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुई। मोरक्को संकट कब आया था, तो 1906 में हुआ था ये। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया था। इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था, तो 1 अगस्त 1914 को, और फ्रांस पर कब किया था, तो 3 अगस्त 1914 को। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड कब शामिल हुआ इसमें, तो 8 अगस्त को इसमें शामिल हुआ था। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इटली कब शामिल हुआ, तो 26 तारीख को शामिल हुआ था, 26 अप्रैल 1915 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन था। ये पूछा गया प्रश्न है।
प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका कब शामिल हुआ था इसमें? तो 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 क्या थे? अमेरिकी थे। इसलिए जो है अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें 27 देश में भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश, एक तो आपका ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। ठीक है, भाग तो उसमें 27 ले रहे थे, लेकिन जो तय कर रहा था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका कर रहा था। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। इन तीनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्साय की संधि इंपॉर्टेंट है। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को जो है जर्मनी के साथ हुई थी वर्साय की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो ये 28 तारीख हुई थी 1919 में। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि मांगी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि जो था यही आपका द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो वर्साय की संधि, ये भी एक आपका कारण था। और वर्साय की संधि हुई कब थी? तो 28 जून 1919 को हुई थी वर्साय की संधि। किसके साथ? तो ये जर्मनी के साथ हुई थी संधि। ठीक है, दूसरा आपका द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया? पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और यह कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत कब हुआ? यानी समाप्त 2 सितंबर 1945 को हुआ था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अभी पढ़ा हमने। तो इसमें जो है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये आपका क्या था? तात्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? तो डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1939 में संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट है, म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो सितंबर 1939 में यह हुआ था। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। ठीक है, वर्साय की संधि जो 1919 में हुई थी, जर्मनी ने इसका उल्लंघन किया था। कब? 1935 में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। ठीक है, इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? तो स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। इंपॉर्टेंट है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? तो ऑपरेशन बारबोसा। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। देखिए 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस इनके बीच समझौता होता है, लेकिन जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1939 में आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश लिया। इटली 10 जून 1940 को जो है जर्मनी की तरफ से भाग लिया था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। अमेरिका इसमें कब प्रवेश लिया? तो 8 दिसंबर 1941 में इसमें प्रवेश लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। एवं अमेरिका का कौन था?
तो आपका राष्ट्रपति तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक शेली सेवरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था, तो शेली सेवरी। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है। ठीक है, रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, तो आपका जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर इसने कौन सा बम फेंका था, तो फैटमैन फेंका था। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 6 अगस्त 1945 को कहां पर, हिरोशिमा में फेंका था, कौन सा, लिटिल बॉय, और 9 तारीख को तो आपका नागासाकी पर, और कौन सा बम था, तो फैटमैन था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सारा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका PDF आप लोग लेकर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।